ग्लोबल साउथ, यह शब्द आज हर बड़े मंच पर गूंज रहा है, लेकिन असली सवाल यह है, यह ग्लोबल साउथ आखिर है क्या, और अचानक क्यों अमेरिका से लेकर यूरोप तक सब इसके बारे में इतना सीरियस हो गए हैं। दिल्ली में हुई G20 समिट के दौरान इंडिया ने खुद को ग्लोबल साउथ का नेता बताया और वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट आयोजित किया, जिसमें 125 देश जुड़े, यानी दुनिया के आधे से ज्यादा देश एक ही मंच पर। और उस मंच का होस्ट कौन था? भारत। तो क्या ग्लोबल साउथ वाकई दुनिया की नई ताकत बनने वाला है, या फिर यह सिर्फ इंडिया की एक डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी है जिसके पीछे छुपी है कई परतें? आइए इस टॉपिक को गहराई से समझते हैं। ग्लोबल साउथ का मतलब है एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और पैसिफिक आइलैंड जैसे वो रीजन जिन्हें पहले ग्लोबल नॉर्थ यानी अमेरिका यूरोप के मुकाबले आर्थिक रूप से कमजोर माना जाता था। लेकिन आज हालात बदल रहे हैं। दुनिया की 85% आबादी ग्लोबल साउथ में रहती है। वर्ल्ड जीडीपी का लगभग 40% यहीं से आता है और नेचुरल रिसोर्सेज, ऑयल, लिथियम, रेयर अर्थ ज्यादातर यहीं से मिलते हैं। सोचिए, अगर ये सारे देश मिलकर अपनी डिमांड रखे तो क्या ग्लोबल नॉर्थ इन्हें नजरअंदाज कर सकता है? बिल्कुल नहीं। ग्लोबल साउथ सिर्फ पॉलिटिक्स या पॉपुलेशन का नाम नहीं है। असली ताकत छुपी है इनके नंबर्स में, और यही नंबर्स आने वाले सालों में दुनिया की पावर इक्वेशन को बदलने वाले हैं। लिथियम, नई दुनिया का तेल, ईवी रेवोल्यूशन का फ्यूल। अफ्रीका के पास दुनिया के 30% लिथियम रिजर्व्स है। सिर्फ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ही दुनिया के 70% कोबाल्ट का सप्लायर है, और कोबाल्ट ईवी बैटरीज के लिए ऑक्सीजन जैसा है। बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना को लिथियम ट्रायंगल कहा जाता है। इनके पास दुनिया के 58% लिथियम रिजर्व्स है। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ग्रीन एनर्जी की इकोनॉमी बिना ग्लोबल साउथ के चल ही नहीं सकती। तेल और गैस एनर्जी का दिल अब भी साउथ के पास है। मिडल ईस्ट और लैटिन अमेरिका ग्लोबल ऑयल सप्लाई का 60% कंट्रोल करते हैं। सिर्फ सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला के पास मिलाकर करीब 500 बिलियन बैरल से ज्यादा प्रूवन ऑयल रिजर्व्स है। नेचुरल गैस में भी साउथ पीछे नहीं। कतार अकेला दुनिया की एलएनजी एक्सपोर्ट्स का 20% कंट्रोल करता है। नॉर्थ चाहे जितना ग्रीन हो जाए, एनर्जी सिक्योरिटी अभी भी साउथ के हाथों में है। खाद्यान्न, दुनिया का पेट ग्लोबल साउथ भरता है। एग्रीकल्चर में ग्लोबल साउथ फूड पावर हाउस है। इंडिया, ब्राजील, इंडोनेशिया, वियतनाम राइस, व्हीट और सोयाबीन एक्सपोर्ट्स में टॉप पर है। अकेला इंडिया दुनिया का 40% राइस एक्सपोर्ट करता है। ब्राजील दुनिया का 40% सोयाबीन एक्सपोर्ट्स कंट्रोल करता है। अफ्रीका में इथियोपिया, नाइजीरिया, तांजानिया जैसी इकोनॉमीज एग्रीकल्चर बेस्ड ग्रोथ दिखा रही है। यानी दुनिया का अनाज का गोडाउन आज नॉर्थ नहीं बल्कि साउथ है। ग्लोबल साउथ में दुनिया की 85% पॉपुलेशन रहती है। सिर्फ अफ्रीका अकेला 2050 तक अपनी पॉपुलेशन 2.5 बिलियन तक ले जाएगा। इंडिया 2023 में दुनिया का सबसे बड़ा देश बन चुका है 1.43 बिलियन पॉपुलेशन के साथ। साउथ एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका मिलकर आने वाले 20 सालों में वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंज्यूमर मार्केट बनने वाले हैं। आईएमएफ का अंदाजा है कि 2024 से 2030 के बीच दुनिया की ग्रोथ का 65% कंट्रीब्यूशन ग्लोबल साउथ से आएगा। चाइना और इंडिया अकेले आने वाले 6 सालों में ग्लोबल जीडीपी का 50% हिस्सा देंगे। आसियान कंट्रीज इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, थाईलैंड, इनकी एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट 5 से 6% रहने वाली है। अफ्रीका का जीडीपी 2024 से 2030 में 4% से ज्यादा की एवरेज ग्रोथ दिखाएगा, जबकि यूरोप सिर्फ 1 से 1.5% पर अटका रहेगा। आज दुनिया में ग्लोबल साउथ का इंटरनेशनल ट्रेड में 50% से भी ज्यादा हिस्सा है। 1995 में 600 बिलियन ट्रेड था और आज वो बढ़कर $5 ट्रिलियन के पार पहुंच चुका है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और नए शिपिंग कॉरिडोर्स जैसे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर इसी ताकत को और बढ़ा रहे हैं। तो अब पिक्चर साफ है। रिसोर्सेज हो, एनर्जी हो, फूड हो या फिर फ्यूचर का मार्केट, ग्लोबल साउथ बिना दुनिया की इकोनॉमी चल ही नहीं सकती। असली ग्रोथ इंजन अब नॉर्थ नहीं साउथ है। भारत हमेशा खुद को ग्लोबल साउथ का स्पोक्स पर्सन बताता है। जब इंडिया ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनवाया तो इसे डेवलपिंग देशों के लिए एक बड़ी जीत माना गया। दुनिया को सिग्नल गया कि इंडिया सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि छोटे देशों के लिए भी आवाज उठाता है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के जरिए पहली बार छोटे डेवलपिंग देशों को एक प्लेटफॉर्म मिला और इंडिया ने खुद को उनका रिप्रेजेंटेटिव बताया। मैसेज साफ था, दुनिया के साउथ की आवाज हम है। भारत अक्सर ग्लोबल साउथ का कार्ड यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म्स में खेलता है। आर्ग्यूमेंट ये है, हम 85% ह्यूमैनिटी प्रेजेंट करते हैं तो सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट हमारा हक बनता है।
यानी इंडिया एक तरफ मॉरल अथॉरिटी दिखाता है और दूसरी तरफ इसे पॉलिटिकल बार्गेनिंग चिप की तरह भी इस्तेमाल करता है। आज यूएस और यूरोपियन यूनियन को यह समझ आ रहा है कि ग्लोबल साउथ के बिना दुनिया के बड़े क्राइसिस, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, फूड सिक्योरिटी हो या एनर्जी ट्रांजिशन, सॉल्व ही नहीं हो सकता। दूसरी तरफ चाइना भी पीछे नहीं है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए वो अपना इन्फ्लुएंस फैलाना चाहता है। लेकिन यहीं पर एक सवाल उठता है, क्या छोटे देश सच में चाइना पर भरोसा करते हैं? क्योंकि डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के डर ने कई देशों को सतर्क कर दिया है। यही वो मौका है जहां इंडिया अपने आप को एक ट्रस्टवर्थी लीडर के रूप में पेश कर सकता है। उदाहरण के तौर पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वैक्सीन मैत्री, कोविड के दौर में दुनिया को हेल्प करना, अफ्रीकन यूनियन को G20 मेंबरशिप दिलवाने की पुश, इन इनिशिएटिव्स ने साफ कर दिया है कि इंडिया सिर्फ अपने हित नहीं देख रहा, बल्कि ग्लोबल साउथ के लिए एक असली वॉइस बनकर खड़ा है। ग्लोबल साउथ सुनने में बड़ा अट्रैक्टिव लगता है, बट रियलिटी ये है कि यह 60 से ज्यादा देशों का डाइवर्स ग्रुप है। एग्जाम्पल, ओपेक कंट्रीज की प्रायोरिटी है ऑयल प्राइसेस को हाई रखना, वहीं अफ्रीका के रिसोर्स हंग्री नेशंस चाहते हैं चीप इंपोर्ट्स। लैटिन अमेरिका के कंट्रीज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स पर डिपेंडेंट है, जबकि एशियन इकोनॉमीज मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड डील्स पुश करती है। मतलब एक सिंगल वॉइस बनाना बहुत कठिन है। मिडल ईस्ट ऑयल एक्सपोर्ट पर निर्भर है। सऊदी अरेबिया की ऑयल रेवेन्यू 2023 में $311 बिलियन थी। अफ्रीका माइनिंग एंड रिसोर्सेज एक्सपोर्ट करता है। अफ्रीकन देश जैसे नाइजीरिया, कॉन्गो, साउथ अफ्रीका माइनिंग एंड रिसोर्सेज एक्सपोर्ट्स पर डिपेंड है। अफ्रीका से 60% कोबाल्ट निकलता है जो ईवी बैटरीज के लिए जरूरी है। लैटिन अमेरिका फूड और एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। ब्राजील ने 2024 में $166 बिलियन की एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स की है। ये अलग अलग इंटरेस्ट एक कॉमन एजेंडा बनाना मुश्किल कर देते हैं। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑलरेडी 150 से ज्यादा कंट्रीज में एक्टिव है और उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर लॉज में अब तक $1 ट्रिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट किया है। अफ्रीका में चाइना की ट्रेड इंडिया से 4 गुना ज्यादा है। 2022 में जहां चाइना की ट्रेड $282 बिलियन थी, वहीं इंडिया की ट्रेड सिर्फ $98 बिलियन थी। मतलब इंडिया को हर स्टेप पर चाइना से स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। अगर इंडिया ग्लोबल साउथ का रियल लीडर बनना चाहता है तो अपनी इकोनॉमी और मिलिट्री कैपेसिटी दोनों को ग्रो करना होगा। चाइना की इकोनॉमी भारत के तुलना में 4 गुना ज्यादा है। मिलिट्री स्पेंडिंग में भी भारत जहां $83 बिलियन खर्च करता है, चाइना का मिलिट्री एक्सपेंडिचर $296 बिलियन है। मतलब इंडिया को सस्टेन करने के लिए 10 से 15 साल की कंसिस्टेंट हाई ग्रोथ चाहिए। कई बार ग्लोबल साउथ कंट्रीज एक दूसरे के अगेंस्ट भी हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अफ्रीका में नाइजीरिया और साउथ अफ्रीका ट्रेड पॉलिसीज पे क्लैश करते हैं। लैटिन अमेरिका में ब्राजील वर्सेस मेक्सिको लीडरशिप के लिए कंपटीशन में है। मतलब इंडिया को सिर्फ नॉर्थ वर्सेस साउथ डिवाइड हैंडल नहीं करना, बल्कि साउथ के अंदर की राइवलरीज भी बैलेंस करनी होगी। ग्लोबल साउथ अब एक फैंसी डिप्लोमेटिक स्लोगन नहीं, बल्कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स की न्यू रियलिटी है और इंडिया के पास ये एक ऐसा कार्ड है जो उसकी बार्गेनिंग पावर को मल्टीप्लाई करता है। चाहे वो यूनाइटेड नेशन सीट की बात हो, ट्रेड डील्स हो या क्लाइमेट फंड की डिमांड। अगले 10 साल तय करेंगे क्या इंडिया सच में ग्लोबल साउथ का नेता बनेगा या ये मौका चाइना ले जाएगा। आपको क्या लगता है, इंडिया ग्लोबल साउथ का सच में लीडर बनेगा या ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक जुमला है? कमेंट्स में बताइए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।